हेलो, नमस्ते, राम राम। आपने देखना शुरू कर दिया है आकाश मैथ्स और कैमरे और बोर्ड के बीच में मैं हूं आकाश, जो आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए गणित के सवालों को बहुत ही जल्दी तुरंत करने के शानदार कॉन्सेप्ट और मेथड सिखाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में गणित के सभी सवालों को बहुत ही कम समय में पूरा करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, जिससे आप अपना जॉब सिक्योर करेंगे। अभी के हालात ऐसे हैं, एग्जाम पैटर्न ऐसा होता जा रहा है कि सवालों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है और समय छोटा सा मिनिमाइज होते जा रहा है, समय बहुत कम होता जा रहा है, जिससे एग्ज़ाम में बहुत ही प्रेशर होता है और ऐसे में बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते यदि वो लॉन्ग तरीके से और बहुत ही पेचीदा टाइप वाले मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो। क्योंकि गणित के क्वेश्चन ही मैथ्स के ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो समय ज़्यादा लगते हैं, तो अगर आप उसे अगर आप उसे कम समय में कर लेंगे तो जो आप समय बचा करके दूसरे पेपर्स में अच्छे ढंग से उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, जिससे आपका जॉब सिक्योर होगा, अच्छे रैंक लाएंगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन सिखाऊंगा, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तर्कस में बाण तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कब आप उसे चलाते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। रखने से बाण काम नहीं चलता, सफलता के लिए समय पे सही बाण का चयन ही ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट आना बड़ी बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ये ज़रूरी होता है और सफलता का राह यहीं से निकलता है। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा, आप जुड़े रहें। तो आप इसकी तैयारी मन से करें और इस वीडियो में मैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के सवालों का सिलेबस, जो सवाल जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको मैं टॉपिक वाइज सॉल्यूशन दूंगा, एकदम क्लास की तरह कॉन्सेप्ट के साथ। और प्रीवियस ईयर तो करके ही जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ये बताता है कि कम से कम बोर्ड कमीशन वहां तक आयोग जा सकता है, क्योंकि वो तो पिछली बार उस ऊंचाई को छू चुका है। या तो उससे ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी रह सकता है, लेकिन कम से कम उस स्टैंडर्ड को तो वो छू चुका है। इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में एमटीएस प्रीवियस ईयर्स में पूछेगा सवालों का मैं टॉपिक वाइज शानदार कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन दूंगा, जिससे आप बहुत जल्द से जल्द प्रश्नों को करेंगे। इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में आप नंबर सिस्टम और उसके आसपास वाले कौन से क्वेश्चंस, जैसे आप ऐसा समझे कि नंबर सिस्टम हो गया, उसमें तो डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स वगैरह आएंगे, एलसीएम एचसीएफ हो गया, मिक्सचर हो गया, एलिगेशन हो गया, रेशियो हो गया, एज और एवरेज, इन सब चीज़ों का जिसमें नंबर्स का बहुत बड़ा गेम होता है, रोल होता है उसको सोल्यूशन में। इसको मैं शुरुआत में करवाऊंगा, शुरुआत के वीडियो में इसी पे आ डालूंगा। उसके बाद परसेंटेज जिसमें ये होता है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, CISI इस तरह के जिसमें परसेंटेज का हो। उसके बाद टाइम एंड वर्क वगैरह वाले जो हो गए वो सेक्शन को मैं कवर करूंगा, स्पीड वगैरह जिसमें टाइम एंड स्पीड वगैरह सब डिस्टेंस उसमें होगा वो। और उसके बाद एडवांस के जो सेक्शंस होंगे वो उन सारे सवालों को मैं सॉल्व करूंगा। आप जुड़े रहे, मैं एक एक करके सारे सवालों को लगभग जो करने लायक होंगे, और कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि जो वो आपको वो उसका सॉल्यूशन देखने के साथ ही आपको भी पता होता है। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो, और आपको करना होगा, जॉब लेने के लिए करना होगा, मैं भी आपके साथ हूँ। आप जी जान से कोशिश करें और सपनों को जिए। और शुरुआत करते हैं, मैं सारे सवाल करवाऊंगा, आप उसके लिए घबराएं नहीं। तो बोर्ड पे जो पहला प्रश्न है ये 5 जुलाई को पूछा गया था, 5 जुलाई 2022 को जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। और इसमें मैं 5 जुलाई के तीनों शिफ्ट का आज इस तरह से जो मैं बोला कि नंबर सिस्टम या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका सॉल्यूशन दूंगा। ये 5 जुलाई के तीनों शिफ्ट्स के होंगे। फिर मैं 6 जुलाई को ऐसे ऐसे बढ़ते हुए सारा कर लूँगा कवर। उसके बाद परसेंटेज वाला बोला उस तरीके से कवर कर लूँगा। इससे आपको क्या होगा कि सवाल जो एक टाइप के होते हैं वो एक जगह मिल जाएंगे और आपको इससे कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत आसानी होगी। बहुत ही आसानी से आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे और यही तो ज़रूरी है सफलता के लिए। तो देखिए आप बोर्ड पे क्वेश्चन जो है पहला वो है कि 5 संख्या का औसत 40 है। ये एवरेज का है, औसत आई क्या? तो इसे हम देखते हैं कि 5 संख्या का औसत 40 है। यदि 4 संख्या 50, 52, 35, 46 है, बस यहीं पे खत्म हो गया। तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत दे दिया है
और फिर पांचों संख्याएं दे दिया है, तो चार संख्याएं दिया जिसमें 50 है, 52 है, 35 है और 46 है। संख्याएं पता है, औसत पता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 40 है तो 40 पचे 200 हो गया, इसको जोड़ेंगे चारों को और 200 में से घटा देंगे और वो पांचवी संख्या तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन आपको वो नहीं करना है। इसी के लिए तो मैं आपको मतलब आया हूँ, इसी के लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आज के बाद से ऐसे नहीं आपको करना है, क्योंकि समय ही बचाना है। समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे वो आप देखें। मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा। शुरुआत में मैं वो इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शुरुआत में इंट्रो टाइप का कह सकते हैं कि थोड़ा समय लग सकता है। तो ये है कि 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो जैसे ही आप इसे कुल करते हैं, मैं लिखने में समय ज़्यादा करूंगा, आप समझने में समय लगाओ, मैं लिखने में लगाऊंगा, समझाने में लगाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में समय नहीं लगाना है। तो जैसे ही आप टोटल करोगे तो टोटल ये 40 पचे 200 होगा, 200 होगा। ये आपको करना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये 200 होगा। अब इन चारों संख्याओं को भी जोड़ने पे 200 आएगा। इन चारों संख्याओं को और जो पांचवी संख्या निकालनी है उसे भी जोड़ने पे 200 आएगा। और यही मैं कर रहा हूं कि 200 आपको लिखना नहीं है, बस हम यहाँ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। यूनिट डिजिट मतलब आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल एग्जाम में भी लगा पाएंगे कि हमें पता है कि कोई किसी का भी औसत, चाहे वो कितनी भी संख्याएं हों, उसका औसत अगर 40 है तो उसका कुल योग जो हम निकालेंगे, कुल सम निकालेंगे, उसका भी इकाई अंक 40 होने की वजह से कुछ भी हो, चाहे 5 हो, 10 हो, 50 हो, 500 हो, कुछ उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका भी इकाई अंक 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो इन चारों का हम इकाई अंक चेक करेंगे। ये 2 0 2 5 मैं लिख रहा हूँ, यही मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। ये तो यहीं देख करके क्वेश्चन में ही करना है कि अच्छा 2 5 2 7 6 13, यानी कि यहाँ इकाई अंक 3 आया। अब इकाई अंक 0 बनाने के लिए पांचवी संख्या का हम इकाई अंक इसमें जोड़ेंगे, उसे 0 बनाने के लिए 3 में आप क्या जोड़ेंगे, 3 में आपको 7 जोड़ना होगा और 7 इकाई अंक सिर्फ इसमें है, इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे एकदम समय गवाए बिना। क्या नहीं आपको लगता कितना ये आसान है? आप जोड़ करके निकालते ही रह जाओगे, लोग निकालते ही हैं, लेकिन वो नहीं करना है आपको उस तरीके से, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत 40 है तो एकदम से कि अच्छा कुल का तो यूनिट डिजिट 0 होगा लास्ट में, तो यहाँ 2 है, 5 2 7 6 13 है, 13 आया, 3 आया, तो अगला पांचवी संख्या का यूनिट डिजिट 7 होना ही होगा। तो 7 किसे ऑप्शन में है? 7 इसमें है, तो इसे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पे जो दूसरा प्रश्न है, ये भी 5 जुलाई को ही पूछा गया था। इस प्रश्न को ध्यान से हम देखते हैं क्वेश्चन को। 21 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत 53 दिया है। इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान निकालना है। ऑप्शन दे दिया है 43 44 41 42। अब इतना तो पता ही है, आप मतलब मंगल ग्रह वाले भी जानने लगे हैं, लेकिन अगर नहीं पता है पृथ्वी पर हो करके तो ये पता कर लेते हैं। वो ये है कि अगर 21 क्रमागत लगातार दिया हुआ 21 है तो मतलब 10 बीच वाला संख्या जो होता है वही औसत होता है, यानी 10 इधर, बीच वाला संख्या 11वीं होगी, ये 11वीं जो है ये बीच वाली संख्या होगी, तो ये कितना होगा? यही 53 होगा। लगातार संख्याओं का जो औसत होता है ना वो बीच वाली संख्या होता है। तो ये 21 है तो 21 में 10 इधर 10 इधर और बीच वाला 11वीं होगा। इसे निकालने का तरीका भी है कि अगर ये इवन हो मतलब विषम हो तो 21 में एक जोड़ेंगे 22 और 2 से भाग देंगे, वो बीच वाला टर्म निकल जाएगा। तो 11वीं हमें पता चल गया है कि 11वीं क्या है, वो 53 है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्रमागत लगातार है तो इसके इधर 52 हो जाएगा, 51 50 ऐसे ऐसे करके भी। अगर छोटा हो मतलब 4-5 संख्याएं दिया हुआ तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे कि अच्छा ये तो यहाँ क्या होगा कि इसके पहले ये 52 हो जाएगा, इधर 54 हो जाएगा, ऐसे करते हुए इधर 51 हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा। लेकिन ये करने में समय लगता है और आपको कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस के थ्रू ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, बूस्ट करना होगा। एग्जाम में ऐसे प्रेशर में अक्सर लोग ऐसे गिनते हैं, लेकिन ये करना है नहीं। हमें पता है कि अच्छा 11वीं स्थान पे है तो हमसे सबसे छोटी पूछ रहा है, तो जैसे ही 11 घटाएंगे तो वो वाली संख्या भी घट जाता है, तो एक इसमें ऐड कर देंगे, तो 11 जैसे ही घटाएंगे
तो वो क्या हो जाएगा 42 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 43 को टिक करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। चेक नहीं करना है, चेक बिल्कुल भी नहीं करना है, ये करने में ही आपका समय सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। चेक आपको घर पे प्रैक्टिस के दौरान करना है अपने आप को कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं और कितना बेहतर करने की जरूरत है। अब जैसे क्या होता है कि मैं वो कह रहा हूँ कि एग्जाम में प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ऐसे लोग लिखने लगे कि अच्छा 11वां हो गया, ऐसे लिखते हैं कि 10वां स्थान पे ये इधर 10वां हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, 6 हो गया, 5 4 3 2 1 ऐसे लिखते हैं और ये लिखना शुरू करते हैं कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, 7वां पे 49 हो गया, 6ठा पे 48 हो गया, 5वां पे 47 हो गया, चौथे पे 46 हो गया, ये 45 हो गया, ये 44 हो गया और ये 43 हो गया, तब 43। तो आप अगर ये कितना भी जल्दी क्यों ना लिखें, अगर 1 सेकंड में भी लिखेंगे तो 10 संख्याएं लिखने में आपको 10 सेकंड बर्बाद होंगे, जिसमें अगला सवाल बन जाएगा। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना है, प्रैक्टिस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, दिए गए भिन्नों 2/5, 3/7 और 4/9 का एलसीएम ज्ञात करें। तो आपको पता है कि भिन्न का या फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, ये दोनों को भाग देते हैं, यही होता है। आप अक्सर ऐसा करते आए हैं, एचसीएफ में एचसीएफ ऊपर चला जाता है, एलसीएम नीचे चला जाता है। ये सबको याद होगा कि भिन्नों का एलसीएम या लघुत्तम क्या होता है। तो एलसीएम जो अंश का एलसीएम होगा उसमें भाग देंगे हर के एचसीएफ से। लेकिन थोड़ा सा यही मैं बोल रहा हूँ कि अभी प्रैक्टिस कर लेना, अभी बहुत ही समय आपके पास पर्याप्त है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे 5 7 9 ऐसी हर में ऐसी संख्याएं दिखे जिसका एचसीएफ 1 हो या वो को प्राइम हो या इस तरह की संख्याएं हो जो विभाजित ना हो एक दूसरे से, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका एचसीएफ तो हमेशा 1 होगा। तो हमेशा जब भी ऐसी संख्याएं हो तो इसका एचसीएफ 1 होगा। और जब एलसीएम निकालने का बात हो तो यहाँ सिर्फ एलसीएम वही होगा जो अंश का एलसीएम होगा। तो अंश जो है, अंश में 2 3 4 है, 2 3 4 का एलसीएम हमें पता है कि 12 है, हम 12 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान से सुने कि मैंने आपको क्या पॉइंट लिखाया, दिखाया, बताया, तो इसे आप नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि जब भी हर में वैसी संख्याएं हो जिसका एचसीएफ 1 हो, 5 7 9 का एचसीएफ 1 होगा, तो ऐसे में हम सिर्फ एलसीएम अंश का निकाल देते हैं, वही एलसीएम होगा भिन्न का भी। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आउटडोर में कर रहा हूँ तो आपको गौरव पपीहा की आवाज़ सुनने को मिल सकता है। बसंत चल रहा है तो बसंत का आनंद उठाएं, उससे परेशान हो, अगर थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो उससे आनंद उठाएं। ये है चौथा प्रश्न आज का। इसमें है कि एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है। इनमें से पहले 2 संख्या का औसत दिया है 431, अंतिम 2 का औसत दिया है 231.5। तो पूछ रहा है कि ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी, ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी। अब यही मैं बोला अक्सर कि आप जैसे 5 से गुना करेंगे तो 1545 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 862, ये 2 का निकालेंगे तो कुल 862 आ जाएगा। इस पांचों का कुल निकालने के लिए कुल जो सम होगा या मतलब औसत जो होगा तो वो हो जाएगा 1545। इस 2 का निकालेंगे तो 862 आ जाएगा और इस 2 का निकालेंगे तो 463 आ जाएगा। और उसके बाद आप कुल में से हटाएंगे, निकालेंगे तो शेष जो बचेगा वो आप निकालेंगे। लेकिन यही तो है कि ये नहीं करना है आपको। आप ध्यान दें, जो मैं आपको पहले प्रश्न में जो बताया यूनिट डिजिट का हम यूज करेंगे। यही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ज्यादा जरूरी होता है कि इसे चुटकियों में हम कैसे करेंगे। सीखने में समय देना है, एग्जाम में नहीं देना है, इसलिए तो सीखने में ही दे देना है। 5 संख्याओं का औसत जो है 309 है, यानी कि कुल का यूनिट डिजिट 5 होगा और इन 2 का 431 है तो इसके कुल का यूनिट डिजिट 2 होगा और अंतिम 2 का औसत जो है 231 1.2 है, यानी कि 1.5 दूनी 3 होगा। इसका 3 होगा तो ये 3 हो गया। तो कुल जो हम निकाले कुल सम उसका यूनिट डिजिट 5 होगा और इन दोनों के यानी चारों का सम का यूनिट डिजिट भी 5 होगा और 5वीं के लिए तो वो 0 होना ही होगा। इसमें आप कुछ भी जोड़ोगे, इसमें आप कुछ भी जोड़ोगे तो ये चेंज कर जाना है, सिर्फ 0 छोड़ करके। तो 0 सिर्फ 220 में है, 220 को टिक करेंगे
अब जो बोर्ड पे 5वां प्रश्न है, इसमें भी औसत ही निकालना है। मतलब 5 जुलाई, ये दूसरे शिफ्ट का है, वो पहले शिफ्ट का जो अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे दूसरे शिफ्ट का है, यानी 5 जुलाई वाले दिन मतलब औसत को लेकर के मेहरबान था, औसत 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 डाल रखा था कमीशन आयोग ने। अब यहाँ देखिए दिया है कि x और y का औसत 10x है, y का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तो यूनिट डिजिट वाला जो हम कॉन्सेप्ट लगा वो नहीं लगा सकते, वो जहाँ लगाए वहाँ से समय एकदम चुटकियों में बचा लिए। अब बचाएं, अब जहाँ पे जो चीज़ें समय दे कर सॉल्व करना होगा, इसलिए तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वैसे कॉन्सेप्ट, कि कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम होते ही हैं जिसमें आपको समय देना होता है। अब वैसे प्रश्नों में समय देने के लिए ही जहाँ से समय चुराना होगा हम वहाँ से चुरा लेंगे और दूसरे सवालों में लगाएंगे। ऐसे इसमें भी समय नहीं देना है, क्योंकि हमें पता है कि x और y का औसत 10x दिया है, तो इसका कुल क्या हो जाएगा 10x गुने 2, ये टोटल हो गया x और y का योग, x और y का योग निकल गया। औसत में हम जब संख्याओं से गुना करते हैं तो कुल योग निकलता है, किसका, संख्याओं का। संख्याएं क्या है, x और y है, x और y का योग क्या हो गया, तो x और y का योग हो गया मतलब 20x। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये 20x है और ये x प्लस y है, तो y का मान क्या निकला, y का मान इधर घटाएंगे तो 19x आएगा। जब भी x में मतलब y का मान 19x आएगा हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ भी नहीं करना है, आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस, अभी भी मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अभी बहुत समय है आपके पास, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या इसे सॉल्व करने के लिए पेन की जरूरत है, नहीं। ये माइंड में मतलब थिंक विदाउट इंक वाला बात है ये, कि आपको वैसे ही सोचना होगा बिना इंक स्याही खत्म कर किए बिना। तो इसमें 10 और x और y का औसत दिया है 10x, जैसे ही गुना करेंगे तो ये 20x आ जाएगा। हमें पता है कि इन दोनों का योग 20x आ गया, तो y का मान निकालने के लिए 20x में से ये यानी कि x घटाएंगे तो 19x आएगा। 19x को हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बोर्ड पे जो छठा सवाल है, लीजिए एक और औसत का सवाल, मतलब औसत ही कर रखा है, तो हम भी औसत में नहीं, औसत से ऊपर उठ के शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। औसत परफॉर्मेंस करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए सारे सवालों को चुटकियों में करेंगे। प्रश्न है कि राहुल ने 56,500 में 120 टेबल खरीदे, यानी यदि उन टेबलों में से 70 का औसत मूल्य 450 है तो शेष 50 का औसत मूल्य क्या होगा। अब इसे हम टोटल की तरह करके बना देते हैं कि जैसे टोटल क्या होगा कि 56,500 है, ये टोटल हो गया, उसमें से 70 का टोटल घटा देंगे हम, तो ये 70 गुने 450 होगा। ये कुल उसने खर्च किए 56,500, तो 70 कुर्सियों का या टेबल का 70 टेबल का औसत दे दिया है कि 450 के हिसाब से वो खरीदे हैं, तो उसमें 70 से गुना करेंगे तो 70 टेबलों का ये कुल मूल्य निकल जाएगा। तो कुल खर्च में से 70 टेबल का खर्च हम निकाल देंगे तो वो शेष 50 टेबल का खर्च निकलेगा। तो ये जैसे ही घटाएं तो ये शेष 50 टेबल का खर्च निकला, और इसमें जैसे ही हम शेष जो आया उसमें हम 50 से भाग देंगे तो 50 का औसत निकल जाएगा। तो हम 50 से भाग देते हैं, तो 50 से जैसे भाग देंगे तो यहाँ 9 से कटेगा, और यहाँ एक बार में ये कटेगा, और 50 से ये कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी 1130। ये हो गया 9, ये क्या हो गया 1130, और 9 से 63, यानी 630। 1130 में से 630 जाएगा, यानी कि 500 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लीजिए बोर्ड पर का 7वां प्रश्न भी औसत का है। प्रश्न है कि 512, 620, 428 और 580 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये संख्याएं इतनी सीधी और इतनी कम है, सिर्फ 4 संख्याएं हैं, और संख्याएं बड़ा ही इजी ढंग से दिया हुआ है, 00 है, 82 है यूनिट डिजिट में, तो इसलिए हम इसे बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जैसे आपको इस तरीके से ऐसे आपको लगाना होगा, मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि 500, 600, 1100, 4, 1500, 5, 20, यानी ये 2000 से ज्यादा हो रहा है, 4 संख्याओं का योग 2000 से ज्यादा हो रहा है, तो उसका औसत भी जैसे ही आप भाग देंगे तो 500 से ज्यादा होगा। तो 500 से ज्यादा ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 ही है।
मैं मतलब ऐसे आपको सोच डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ कि अच्छा 500 से ऊपर ये दोनों होगा, और यूनिट डिजिट यहाँ 0 0 है तो इसे जोड़ने से मतलब है नहीं 8 2 10, यानी फिर से ये चारों का यूनिट डिजिट 0 होगा। और यूनिट डिजिट जब 0 होगा उससे आप 4 से जब भी भाग देंगे तो उसका जो मतलब भाग देने पर जो भागफल आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा। तो दो बड़ी संख्याएं ही हो सकती थी, 1 और 3, और लेकिन 5 यूनिट डिजिट तो सिर्फ इसमें ही है। मतलब मैं सोचने के लिए आपको ये कर रहा हूँ, लेकिन आप ये ऐसी संख्याएं हैं कि इसे आप ऐड करके भी इतनी ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कब कौन सा तर्कस से बाण निकाल करके लक्ष्य पे साधना है, यही जानना बेहद जरूरी है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं अगर आप जल्दी करना चाहे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं संख्याएं सीधी सीधी और बहुत ही सुलझी हुई हैं जिससे आपको ऐड करने में कोई बड़ा ये होगा नहीं। तो आप जैसे ही 4 से भाग देंगे, इसको ऐड करेंगे आप, तो यह हो गया 5। जैसे मैं बोला था कि 5 6 21, 5 6 11 4 15, 5 20 हो गया, 2000 तो हमें पता हो गया। अब ये 20 और 80 2100 हमें पता हो गया। 28 में जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो 40, ये 2140 आया। 2140 को अब जैसे ही 4 से भाग देंगे तो ये 535 आएगा, जो हमने टिक कर रखा है। बोर्ड पे जो 8वां प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी है ये, मतलब अनुपात वाला ये क्वेश्चन है, रेशियो से रिलेटेड। दो मित्रों के वेतनों का अनुपात 3:4 है। यदि उनके वेतन का अंतर 3000 है तो उनके वेतनों का योग ज्ञात कीजिए। बस अगर आपको पता ही होता है, जैसे यहाँ से हम अंतर देखें कि अच्छा दोनों का अनुपात में रेशियो में अंतर क्या है, वो 1 है, और यही अंतर जो है 3000 के बराबर है, यानी 1 का वैल्यू 3000। तो योग तो रेशियो में योग 7 का 1 का वैल्यू 3000, तो 7 का 21000। इसे टिक करेंगे हम। ऐसे देख लीजिए कि क्या हुआ, दिया हुआ कि 3:4। आप भी ऐसे ही मतलब देखते कि 7 टिक आउट करेंगे, बस प्रैक्टिस करते रहें, 7 बने रहें। वो ये है कि दिया हुआ है कि आय का अनुपात जो है 3 और 4 दिया हुआ है, और उनका अंतर क्या दिया हुआ है कि अंतर जो है 3000 रुपये दिया हुआ है अंतर। तो पूछ रहा है कि योग क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो प्रश्न में दे रहे कि देख क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतर 3000 रुपये हैं, तो हम रेशियो में जो वैल्यू होता है, अनुपातिक रेशियो वाला जो मान होता है, उसका अंतर निकाल देते हैं। जब यहाँ अगर योग सम दिया रहे तो रेशियो वाले का हम सम निकाल देते हैं। जो कहे वो या जो दे रखा है वही हम रेशियो वाले वैल्यू में करते हैं। तो ये दोनों का अंतर डिफरेंस क्या है, 1 का है, और ये एक्चुअल में इसका डिफरेंस एक्चुअल मान क्या है, तो जो रेशियो का अनुपात 1 है वो एक्चुअल में 3000 के बराबर है। इसे ऐसे ही हम कंपेयर करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ये तो डिफरेंस हो गया, और हमसे सम पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। हिंदी में ही लिख देता हूँ, योग पूछ रहा है, तो हम इन दोनों का ही योग कर देते हैं। ये आपको मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। जैसे आज के बाद मैंने कैसे किया, क्वेश्चन पढ़ा और टिक कर दिया 21000, तो आपको भी वैसे ही करना है। योग बराबर 4 3 7 ये होगा, तो 1 बराबर 3000, तो 7 बराबर तो 7 या 21000। 21000 पहले से हम टिक कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोर्ड पे 9वां प्रश्न जो है ये भी रेशियो का ही है कि यदि P/3 बराबर Q/5 इज इक्वल टू R/2 है, R/2 है, तो P+2Q+3R और P+Q+R का रेशियो पूछ रहा है। आप इन दोनों यहाँ पे आप देखें कि इधर पहला जो है 19 है, 11 है, 6 है, 10 है, सब अलग अलग हैं। इसलिए आप दोनों ना निकाल के सिर्फ एक भी निकालेंगे। दोनों ना निकाल के जब आप सिर्फ एक भी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ऐसे दूसरे पद को हम नहीं निकालेंगे। यही करके आपको समय बचाना है। सेकंड का वैल्यू होता है पेपर में ज़्यादा स्कोर करने के लिए। तो सभी का सभी आपको एकदम 100% स्कोर करना है एकदम। तो हमें पता है कि जब भी आपको ऐसा दिया रहे, जब भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं क्लास की तरह इसमें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको कहीं भी अगर आप ऐसे लगातार इस तरह के वीडियो देख लेंगे मेरे, तो आपको अलग से क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही बेहतर ढंग से सीखने को मिलेगा।
तो जब भी आपको P बटा Q, Q बटा R इस तरह का वटा में दिया रहे, अंश हर करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके इस तरह का दिया रहे, और ऊपर में कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, सिर्फ आपको हर में नंबर्स दिख रहे हैं, ऊपर वेरिएबल दिख रहे हैं, तो इसका अनुपात आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे P बट Q R का, तो यहाँ 5 है, 3:5:2, जो हर में हो वही आपको लिख देना है। और जब यहाँ कुछ और होगा कि 2P बटा 3 बराबर 5PQ ऐसे कर करके हो, तो वो भी मैं सिखाऊंगा वैसे प्रश्न आने पे। पहले आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब अंश में सिर्फ वेरिएबल हो, मतलब P है, Q है, R है, ABCD हो, XYZ हो, कुछ भी हो, और हर में संख्याएं दे, तो जो हर में जो होता है संख्याएं, डिनोमिनेटर में जो होती है वही उसका अनुपात होता है। तो आपको पता हो गया कि PQR जो है 3:5:2 है, तो P प्लस Q प्लस R बराबर 10 होगा। आप ऐसे यहाँ पे चेक कर सकते थे, यदि 5 और 10 ना होता तब, मान लीजिए कि यहाँ 5 नहीं होता, तो आप बस यही यही सीखना है एप्लीकेशन कि 5 इसका कुल PQR पूछ रहा है, तो PQR जब हम जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10 होगा। ऑप्शन में हम देखेंगे कि सेकंड टर्म ये किसमें 10 है, तो 10 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 10 भी हो सकता है, और अगर कुछ कॉमन आया तो वो कट करके सिंप्लीफाई हो करके 5 भी आ सकता है। इसलिए हमको पहला पद वो फर्स्ट टर्म चेक करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो टिक करते आगे बढ़ते। तो पहला वो क्या है, अब इस पर डिपेंड करता है सब कुछ कि P प्लस 2Q प्लस 3R, तो P हो गया 3, ये हो गया 10 और ये हो गया 6 बराबर 19। तो हम यहाँ टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, चेक करने में समय नहीं व्यतीत करेंगे। बोर्ड पे जो 10वां प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य है। 6 और 5 दोनों से, अगर सिर्फ 6 का होता तब हम निकालते, 5 का होता तब भी निकालते हैं, हमें पता है, लेकिन 6 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो पहले इसे ही समझ लेते हैं कि 6 से, जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, आगे तक भी इनफाइनाइट तक ऐसा जाएगा, ये सब संख्याएं विभाजित होगी। 5 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और इसका भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ये संख्याएं 6 से विभाजित होगी और ये 5 से विभाजित होगी। अगर ये पूछे कि 6 और 5 दोनों से विभाज्य होगी, तो वैसी संख्या को हम देखते हैं कि जिसमें कॉमन हो, तो कॉमन यहाँ 30 है और यहाँ 30 है, तो ऐसे ही आगे चल के वो 30 का मल्टीपल ही होगा जो कॉमन होगा। इन दोनों का LCM जो होगा उसके मल्टीपल्स ही होंगे जो 5 और 6 दोनों से, या 6 और 5 दोनों से विभाजित होंगे। तो हम ये निकाल लेंगे ऐसे कि 30, जैसे ये, इसके बाद हम देखेंगे कि 200 से 400 के बीच 30 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, वही आंसर होगा। लेकिन आप इसे, ये जैसे ये संख्याएं बड़ी छोटी होगी, 30 गैप जो है लंबा है, 30 के बाद 60 ऐसे करते हुए, तो आप इसे उंगलियों पे भी जोड़ सकते हैं, उसमें भी समय नहीं लगेगा। और यह दूसरा तरीका कि आप 200 और 400 को 30 की जगह आप यहाँ, ये आंसर वही होगा जो 20, यहाँ जो 30 वाला है 20 और 40 के बीच जो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं होगी, दोनों का आंसर सेम ही होगा, क्योंकि आप यहाँ से वन डिजिट यूनिट डिजिट को हटा दिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं, तो संख्याएं यहाँ जो बढ़ेगा वो यहाँ भी मतलब उसी के अनुपात में वो बढ़ेगा अंतर के हिसाब से। तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व ऐसे करें कि अब 200 के बाद आप सोचो कि 200 में जैसे ही भाग देंगे तो 200 के बाद जो है ये 210 जो है पहली संख्या जो 30 से विभाजित होगी, और यहाँ जो है 390 जो है क्लियर ऐसा ही सवाल है, मतलब प्रश्न ही ऐसा है कि क्लियर आपको दिखेगा, वो लाइट की तरह इंडिकेटर जलाने पे कैसे वो भक भुक जलता है, उस तरीके से आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ऐसे प्रश्नों को देखते हुए बस प्रैक्टिस आप करते रहें, बने रहें।
तो ये 210 और 390 है, या फिर यहाँ वही होगा 21 होगा और 39 होगा, आपको सेम वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर में हैं तो आप ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं कि अच्छा 21 है तो 24 होगा, 27 होगा, 30 होगा, 33 होगा, 36 होगा, 39 होगा, 7 आया, 7 टिक करेंगे। या फिर आप यहाँ भी दे सकते हैं कि 210 के बाद 240 के बाद 270 के बाद ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं, या फिर जोड़ना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं तो आप निकालेंगे यहाँ से, आपको पता है यहाँ से वहाँ डिवाइड करके नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब ऐसे आपको दिखे तो आप जोड़ दीजिए 7। आप अंकों को लिखेंगे, गुना भाग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उससे कम समय लगेगा 5-6 अंकों को उंगलियों पे गिनने में। वो आप कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं जो आप समझ रहे होंगे बिल्कुल। और एक्यूरेसी भी आपका बेहतर होगा, प्रेशर में आप आसानी से इसे सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बोर्ड पे जो 11वां प्रश्न है उससे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि P/Q बराबर 4/5, P/R 2/3 है तो 3P अनुपात 4Q अनुपात 5R ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सब दिख रहा है सामने, ऑप्शन का भी इसमें हम यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे जो देखते हैं, वो मैं बोला था अक्सर कि वो देखते के साथ ही ना आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जैसे इसमें थर्ड टर्म जो है 11, 7, 15, 17 चारों जो हैं अलग अलग दे रखा है, उसमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम तीसरे पद को ही, टर्म को ही चेक कर लेंगे। जैसे पहले ये देखते हैं कि P/Q दिया है 4 है और 5 है, और P और R दिया हुआ है 2 है 3 है। तो इसमें जो कॉमन होता है, जैसे यहाँ P/Q का है, PR का है, तो हमें पहले तीनों का निकालना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश स्थापित करना होगा। और स्थापित कौन करेगा? जो बिचवान होगा। और बिचवान कौन है? P है। तो P को हम बराबर कर देंगे। अच्छा, P का मान यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो P को 4 करने के लिए हम 2 से गुना करेंगे, 2 से यहाँ भी गुना होगा, ये हो जाएगा 4/6। अब हमें P का मान दोनों जगह 4 पता हो गया, Q का 5। आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कि P/Q/R बराबर, लेकिन लिखने में समय नहीं बिताना है। अब मैं वही बोला कि आप तीनों निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिएगा। जैसे ही 3P/4Q पूछे अनुपात 5R, तो आप गुना करेंगे, निकलेगा। लेकिन मैं वही बोला कि मुझे जैसे ही मैं ऑप्शन लिख रहा था तो मुझे वो दिखाई दिया कि अच्छा 11, 7, 15, 17 है, सारे अलग अलग दिख रहे हैं। तो हम 5R का मान देख लेंगे। 5R का मान क्या हो जाएगा? 5R का मान 30 के बराबर होगा, और 30 का सिर्फ यहाँ 15 दिख रहा है, या तो 30 होगा, नहीं तो 30 का वो फैक्टर्स ही होंगे, क्योंकि कॉमन होता है तो वो निकल जाता है रेशियो में। और नहीं तो आप पूरा इसका करके भी निकाल सकते हैं। 3P तो ये 12 हो जाएगा, ये 4Q तो ये 20 हो गया, और ये 30 हो गया। तो सब जगह जो कॉमन है उसे हम निकाल देंगे। 2 से ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यही बचना है। और इससे बचने के लिए क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करके आप इस पे विजय पाएंगे। बढ़ते हैं। अब बोर्ड पे जो 12वां प्रश्न है उसे सॉल्व करते हैं। ये मिश्रण का क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सा है, और अभी तक के क्वेश्चंस में मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा इलॉजिकल है। मतलब थोड़ा सा इसमें आपको समझना होगा बनाने में, जल्दी समय देने के लिए। बाकी इसमें भी कुछ नहीं है, पढ़ने में वो समय लगेगा, इसलिए वो बड़े बड़े देते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ A और B का मिश्रण है। एक कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसमें A और B, जैसे दूध, पानी, केरोसिन, पेट्रोल, इस तरह का अनुपात, वो उसमें मिश्रण का नाम दे दिया कि A और B का मिश्रण है, जो 7/5 के अनुपात में है। यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ B से बदल दिया जाता है। किससे रिप्लेस करने की बात बोल रहा है कि जो मिश्रण था उसमें से 9 लीटर निकाल करके और B 9 लीटर डाल दिया, तब बोल रहा है कि दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7/9 हो जाता है। आरंभ में इस मिश्रण में तरल पदार्थ A की मात्रा कितनी है? अब ध्यान से देखना, आप कैसे सॉल्व करते हो ये भी आप बता सकते हो, लेकिन आप ध्यान से देखना कि मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे कोई हमें पता होगा कि मिक्सचर का ये मेरिट होता है कि जैसे आप मिला दिए एक ड्रग,
दूध और पानी डाल दिया, इस तरीके के मिश्रण तैयार कर दिए। अब उसमें से आप 1 गिलास मिश्रण निकालो या आधा ड्रम मिश्रण निकाल दो, जो शेष बचेगा उसमें भी अनुपात नहीं बदलेगा और जो आप निकालोगे उसमें भी अनुपात नहीं बदलेगा, दोनों में चेंज रहेगा। जो एक्चुअल रेशियो का जो अनुपात होगा वही होगा। तो उसी का हम यूज करेंगे यहाँ कि हम क्या करेंगे कि जैसे ए और बी दिया है कि वो 7:5 में है। कब? जब मिश्रण शुरुआत में था या फिर 9 लीटर निकालने के बाद। तो हम यहाँ इसको मैं लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, ये कॉपी पे लिखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है, लिखने में भी समय बर्बाद होता है। निकालने के बाद की हम बात कर रहे हैं कि निकालने के बाद भी तो अनुपात 7:5 ही होगा जो शुरुआत में होगा। और ये हो गया मिलाने के बाद, मिलाने के बाद, डालने के बाद, मिलाने के बाद। तो ये अनुपात क्या हो गया कि 7:9 हो गया। तो निकालने के बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं? हम उसमें बी ऐड कर रहे हैं। जब बी ऐड कर रहे हैं, वी आर मतलब उसमें रिप्लेस किससे किया? बी से, यानी बी ऐड किया। तो बी ऐड किया तो जो मिश्रण जो शेष बचा था 9 लीटर निकालने के बाद, उसमें जो ए की मात्रा थी वो तो अनचेंज रहेगी, नो चेंज उसमें होगा, उसके वैल्यू में चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने ए ऐड नहीं किया है। अगर उसमें शुरू में अगर 10 लीटर मान लीजिए को मिश्रण में 10 लीटर ए था, तो बी हम जितना मिलाते जाएं वो तो 10 लीटर ए रहेगा ही, वो अनचेंज्ड रहेगा। तो हम यहाँ देखें कि ए अनचेंज्ड है कि नहीं, और अगर नहीं, जैसे यहाँ है, यहाँ मतलब चेंज नहीं किया, 7 का 7 है। अगर ये चेंज कर गया होता तो हम उसे बैलेंस करते, वो बराबर करते, लेकिन यहाँ तो बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि कितना, मैं मतलब हम लोग को ये दिख रहा है कि अच्छा बी रेशियो में हम देखते हैं कि कितना ऐड किया गया है, कितना मिलाया गया है। तो रेशियो में 4 ऐड किया गया है, रेशियो में 4 ऐड किया गया है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, एक्चुअल में वो 9 लीटर ऐड किया गया है। तो यही जो 4 है यही ना 9 लीटर के बराबर है, ये 9 लीटर के बराबर होगा 4। तो हम यहां से क्या निकालेंगे कि टोटल, एक्चुअल हम टोटल निकाल देंगे कि तरल पदार्थ की मात्रा कितनी थी। तरल पदार्थ की मात्रा कितनी थी? तो तरल पदार्थ ये, जैसे आपने, आप ये ध्यान से देखना कि 9 लीटर निकाल करके बी 9 लीटर ऐड कर दिया, तो क्या तरल पदार्थ मिश्रण के मात्रा में कोई अंतर आया? नहीं, कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि आप उसमें से 9 लीटर निकालो, 10 लीटर निकालो, 10 लीटर जो भी डाल दो, 9 लीटर जो भी डाल दो, यानी कि जितनी क्वांटिटी आपने निकाली उतनी ऐड कर दी, तो क्वांटिटी भी अनचेंज रह गया। तो ये जो मिलाने के बाद जो अनुपात है ये टोटल को ये करेगा, मतलब प्रतिनिधित्व करेगा। तो यहां से हम टोटल निकाल लेंगे कि टोटल 9 और 7 16 जो है, तो 4 जो है 9 लीटर के बराबर, अनुपात में जो 4 का मान है वह एक्चुअल में 9 लीटर के बराबर है। तो अनुपात में जो 16 का मान होगा, 4 चौके 16, तो 9 चौके 36 लीटर के बराबर होगा। यानी कि टोटल वैल्यू क्या आया कि टोटल वैल्यू मिश्रण का 36 लीटर है। तो इसमें शुरुआत में 7:5 के अनुपात में ए और बी था, इसमें ए और बी का क्या है? 7:5 के अनुपात में है, ए और बी है। तो ये 7 5 12 यहाँ हम ऐड करते हैं, यही तो हम सीख रहे हैं कि 12 का मान 36, 12 का मान 36। तो हमें ये इसका पूछ रहा है, तो 7 का मान हो जाएगा 12 36, 7 21 लीटर। 21 लीटर को हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर बी पूछता तो हम 15 लीटर निकाल देते। शुरुआत में 21 लीटर ये था मिश्रण में और 15 लीटर बी था, इसी का अनुपात 7:5 उसने 5 बोला। इसमें से वो 9 लीटर निकाल करके जैसे ही वो 9 ऐड किया तो वो अनुपात 7:9 हो गया। अब वो जो कहेगा वो हम करेंगे। तो आपको बस यही समझना है, बहुत ही इजी है, बस आप ध्यान से सीखना, प्रैक्टिस करना, आप बार बार देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से हम टोटल निकाल दिए, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे आप यहाँ ये समझो कि अगर यहाँ से हम निकालेंगे, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं बोला कि ये मतलब सॉल्यूशन ना ये क्लास की तरह होगा। क्लास को आपको अटेंड करने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सॉल्यूशन से ही सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। तो ये 7 और 5 12 है, तो 4 का मान 9 है, तो 12 का मान
27 हो जाएगा 3 गुना, यानी कि ये 9 लीटर निकालने के बाद 27 लीटर है। तो उसमें हम 9 लीटर ऐड करेंगे ना, टोटल करने के लिए 36 करना होगा। तो या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो और ए और बी में बांट दो, जो पूछे वो हम निकाल देंगे, जैसा कि मैंने किया। आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा मैं शायद नीचे लिख दिया, वो दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, तो ये मैंने वही किया। फिर से यहाँ पे आपको कर देता हूँ फिर से, बस वो आवाज से तो आपको पता ही चला गया होगा कि 36 लीटर है तो 12 का मान 36 यानी 1 का मान 3, तो 7 का मान 21 होगा, इधर लिख दे रहा हूं, और 5 का मान 15 होगा। जो निकालना हो, हम इसमें समय व्यतीत नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ हमसे 7 का मान पूछा है तो हम 7 का मान 21 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बोर्ड पे जो 13वां प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। ये भी रेशियो का ही, रेशियो प्रोपोर्शन का है, एक्चुअल में प्रोपोर्शन का सवाल है कि यदि ये के स्क्वायर का अनुपात एम और ये प्रोपोर्शन का सिंबल है तो इसे हम ऐसे लिखते हैं कि मान दिया हुआ है, इसे के स्क्वायर बटे एम लिखेंगे और ये बराबर में ही होता है। आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इसे बराबर ही आप इक्वल समझे कि के स्क्वायर अनुपात एम बराबर एम अनुपात 16 दे रखा है, तो पूछ रहा है इसका वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एम स्क्वायर देख रहा है तो एम का मान निकालना ही होगा, और वो दे रखा होता है, ऐसा नहीं है कि इतना टफ ये क्वेश्चन होता है। तो एम को हम जब इधर लाएंगे तो एम स्क्वायर आएगा, यानी 1/16। के स्क्वायर बटा एम स्क्वायर हमें निकल गया। 1/16 लिखें या 1/16 लिखें तो इसका मान क्या हो जाएगा कि के स्क्वायर 1 और ये 2m स्क्वायर, तो 16 दूनी 32, 33/33 सिर्फ इसमें दिख रहा है, हम इसे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी हम निकाल देंगे के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो के स्क्वायर जो मान है यहाँ से, तो वही मान यहाँ से हम कर देंगे कि के स्क्वायर का मान 1, एम स्क्वायर का मान 16, यानी 16 1 17। जैसे मैंने ये किया कि के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, तो के स्क्वायर का मान 1 है, एम स्क्वायर का 16 है, तो 2m स्क्वायर का 32, 32 1 33, तो ये आया आंसर। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पे जो 14वां प्रश्न है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है, इन संख्या में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमने इस तरह का सवाल ऐसे किया है, और आपने भी शायद कभी ना कभी, अगर आप पहले से मैथ्स पढ़ रहे हैं तो जरूर किए होंगे। वो क्या होता है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो जब भी रेगुलर क्रम वाली संख्याएं दे तो जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होता है। तो ये 6 में 3 इधर होगा, जैसे लिखने के लिए आपको एग्जाम में नहीं लिखना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ जो ये बीच वाली होगा 26 यही होगा। तो 26 तो इनके दोनों का बीच का अंतर विषम संख्याएं हैं तो 2 का होगा, तो इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो ये 27 और 1 जब इधर घटाएंगे तो ये 25 ये निकलेगा। तो 25 निकला, इसमें से 2 घटाएंगे तो 23 निकलेगा और इधर 21 निकलेगा। 27 2 29 और 31। जब आप ये बोल रहा है कि जब इन संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर ज्ञात कीजिए तो अंतर 10 होगा। 10 को हम टिक करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि संख्याएं ज्यादा नहीं है, लेकिन आज आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। ये पॉइंट आप नोट कर देना, नोट करके जरूर लिखना। 1000 के मतलब 2000 के नोट के बराबर ये इसका वैल्यू है कि ये 26 और इस औसत इस तरह के वैल्यू से मतलब क्रम में जो लगातार सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो या प्राकृतिक संख्याएं हो, ये क्रम में दे और उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर पूछे तो ये औसत या अन्य किसी भी तरह का वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है। इससे कोई मतलब नहीं होता। वो संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हो, उसका वैल्यू, उसका मान कुछ भी हो, वो मान से भी इंडिपेंडेंट होता है। ये हमेशा फिक्स ही होगा, पहले और अंतिम का अंतर। जैसे आप इसे ऐसे समझें कि ये 6 क्रमागत विषम संख्याएं का अंतर हमेशा 10 होगा, हमेशा 10 होगा। आप याद रखें, उसका औसत 26 हो, 56 हो, 100 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम चेक करके देख लेते हैं। सॉरी, पेन का ये कैप गिर गया था, उसे हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे आप देखो, आपने निकाला, अब हम 6 3 से लेते हैं कि 3 भी विषम संख्याएं हैं। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 6 हो गया। इन दोनों का अंतर आपको 10 दिख रहा है। यह सम में भी यही लागू होगा। सम में जैसे आप 2 देखो, 4 देखो, 6 8 10
12, 6 आया, इन दोनों का अंतर 10। ठीक वैसे मैं बोला कि जब प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो इसका आधा यानी 5 होगा। जैसे 6 तक लिखो, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से ये जाएगा 5। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो 6 दे तो 6 माइनस 1, आप यही समझना कि 6 माइनस 1 जब वो सम विषम हो तो दुगुना कर देते हैं, 5 दूनी 10। अगर वो प्राकृत संख्याएं हो तो सिर्फ वही वैल्यू हो जाएगा कि 6 क्रमागत दिया है तो 6 और 1 घटाएंगे यानी 5 के बराबर होगा। जब सम या विषम दे तो सम और विषम का गैप 2 का होता है, तो इनका डिफरेंस में भी 2 से गुना हो जाएगा और वो 10 आएगा। तो आज से आप ये ध्यान रखना, जब आप ध्यान रखोगे तो जैसे ही दिखोगे, जैसे ऐसे प्रश्न दिखेगा तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगा और आप 10 को टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ये जो भी हो, ये बढ़ा के अगर जितना बड़ा कर देगा, 6 की जगह 50 कर दे, 60 कर दे, हम घटाएंगे। बस वो प्राकृतिक बोलेगा तो एक्चुअल जो डिफरेंस होगा वही होगा, और सम विषम होगा तो उसमें 2 से गुना कर देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। वो है क्वेश्चन है कि रोहित ने कुल 480 रुपये में 12 केजी संतरे और 30 रुपये प्रति किलो की दर से 18 केजी अमरूद खरीदे हैं। रोहित द्वारा खरीदे गए फलों का प्रति केजी औसत मूल्य ज्ञात करें। तो बस टोटल जो खर्च किए उसने, उससे या खरीदने में जो टोटल पैसे उसने लगाए, उससे जितना वो फल खरीदा, जितना उसका फल का वजन है, डिवाइड करेंगे तो औसत मूल्य निकल जाएगा। तो बस हम करते हैं। ये 480 रुपया उसने खर्च किए 12 किलो संतरे में और 30 रुपये प्रति केजी की दर से उसने 18 केजी अमरूद खरीदे, यानी कि 18 × 54, 540 रुपये उसने अमरूद में खर्च किए। तो टोटल उसने कितना खरीदा? 12 किलो संतरा खरीदा और 18 किलो अमरूद खरीदा, यानी 30 किलो खरीदा। तो हम देखें कि कितना आएगा। ये कट गया, 3 से ये 18 बार में जाएगा और 3 से ये 16 बार में, 16 18 34। 34 को टिक करेंगे, बस सॉल्व हो गया। 34 को टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसे जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही मैं सिखाऊंगा, इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये आप जोड़ेंगे 54 48, ये 62 और 4 104 हो गया, तो मैंने ये 112 हो गया, 90 मतलब 102 हो गया। 102 हो गया तो आप 3 से भाग देंगे तो 34 दिया 102। ऐसे नहीं करना, आपको यहीं पे ऐसे काट के और आगे बढ़ना है, समय बचाना है। इस वीडियो का 16वां प्रश्न बोर्ड पे है, इसे हम पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने के मैं बहुत ही शानदार तरीके से सिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये ऑब्जर्व होता है बनाते बनाते, जैसे मैं मैथ्स का प्रैक्टिस करते करते ये ऑब्जर्व किया, तो आप भी ऑब्जर्व करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप सीखेंगे। आप ऑब्जर्व नहीं किए तो आपकी जगह मैं ऑब्जर्व कर लिया, आज के बाद से आप सीखेंगे इसे। ये है प्रश्न की 2 संख्याओं का HCF 5 है और LCM 120 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 55 है तो इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। अब जैसे जब HCF 5 हो तो संख्याएं, जब भी आप ध्यान दें, अगर आप नहीं जानते हैं तो संख्याएं क्या होगा, यही मानते हैं हम 5x 5y। जो भी HCF होगा उसमें एक एक वेरिएबल लगा दीजिए अलग अलग, वही संख्याएं होगा। तभी तो HCF क्या होता है, HCF संख्याओं, जैसे इसे क्यों ऐसे करते हैं 10 और 15, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF 5 होगा। तो 5 से जैसे भाग देंगे 2 और 3, यानी जो इसे हम 5 गुने 2 HCF गुने एक वेरिएबल, और ये 5 गुने 3 HCF गुने एक वेरिएबल, जो डिवाइड होने पे वो कट जाता है, जो वो हिस्से से हम गुना करते हैं। तो संख्याएं 5x और 5y आ गया। अब इसका LCM क्या होगा, LCM होगा, इस सब LCM लेंगे तो ये 5xy होगा, 5xy, ये 120 के बराबर होगा। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आज के बाद से आपको ये सब नहीं लिखना है। 5x के बराबर होगा। अब इन संख्याओं का योग बोला है कि वो योग सम, जिसे हम सम लिखेंगे 5x + 5y बराबर 55 है। तो यहाँ से हमें x + y बराबर 11 निकला है, आएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1/5x संख्याओं का व्युत्क्रम यही होगा, उलट देना है उसे सिर्फ, और क्या। ये इसका योग कितने के बराबर होगा, तो ये नीचे हम LCM लेते हैं।
दोनों संख्या आपने भिन्न का जोड़ हमेशा किया होगा, हर क्वेश्चन में लगभग किया होगा। वो क्या होता है कि इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, इन दो संख्याओं का एलसीएम हमें पता है कि एलसीएम 120 है। आप 5xy भी लिख सकते हो, ये समझना है, लेकिन 120 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे ये 5xy ये होगा तो 5x से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ y प्लस x, यही योग में से जो हम निकाले हैं, योग में आप जब HCF से भाग देते हैं तो ये वाला टर्म निकलता है। तो ये यहाँ 11 आया, और ये तो हमें पता ही है कि एलसीएम इसका 120 है, एलसीएम इसका 120 है। हमें यहाँ टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप थोड़े से मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, बेहतर रहोगे मैथ्स में, तो आप यहाँ भी ऐसा मतलब आपको यही समझना है कि इससे आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, मैंने जो डिटेल में किया। लेकिन आपको इसमें समय नहीं बर्बाद करना, आपको ध्यान में होगा कि जैसे ही हम व्युत्क्रम करेंगे तो वो संख्याएं हर में जाएगी, हर में जाएगी तो उसका जैसे ही हम ऐड करेंगे तो उसका एलसीएम लेते हैं। तो अच्छा, एलसीएम 120 दिख रहा है, 120 आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यही तो वो बोल रहा है निकालने को। हम संख्याएं नहीं निकालेंगे, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे अक्सर आप यही करते होंगे कि x प्लस वाई निकल गया, एक्स वाई यहाँ से आप निकल जाएगा, 5 से जैसे ही भाग देंगे, इसलिए मैं भाग वगैरह नहीं दिया, 5 से जैसे ही भाग देंगे तो 24 निकल आएगा कि x प्लस वाई बराबर वो, जैसे x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 24 है, तो ये भी दिखने पे 8 3 दिख रहा है आपका, तो 8 पे 40, 5 दिया 15, ऐसे ऐसे संख्याएं होंगी और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। लेकिन वो नहीं करना है, आपको पता है कि यहाँ एलसीएम आता है और यहाँ सम में जब एचसीएफ से भाग देते हैं तो वो वाला वैल्यू आता है, वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने टोटल 16 क्वेश्चंस किए, 16 क्वेश्चन किए, और ये वो क्वेश्चन हैं जो एक तरह के हैं जिनमें नंबर्स का खेल होता है, इसलिए मैं इसको एक ही वीडियो में इसे कवर किया और एक टॉपिक वाइज के रूप में मतलब मैं इसे लेकर के चल रहा हूँ। आगे वाले वीडियो में भी इसी तरह के सवाल होंगे। ये 16 ही क्यों करके हम रोक रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख के तीनों शिफ्ट में यही सब प्रश्न पूछे गए थे। अब हम अगले वीडियो में, जो अगला वीडियो आएगा इसके बाद, उसमें हम 6 तारीख के तीनों शिफ्टों का इसी तरीके से नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, मिक्सचर, एवरेज, एज, आयु, जो इस तरह का होगा क्वेश्चन, उसको हम कवर करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन वाले तो आपको प्रैक्टिस करने से ही बेहतर होगा, तो आप सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, जुड़े रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, अच्छा करते रहिए, जॉब लेकर रहना है। थैंक यू।